से सुनना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। आने वाली जनरेशन के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, बिल्कुल झंडू हो गया, खत्म हो गया है। रिसोर्सेस अलग अलग बेसिस पे डिवाइड भी किए जाते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर। पेट्रोल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे गाड़ियां चला रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई, बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो आज का टॉपिक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। क्लास 10th में आने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, भाई एग्जाम में ये आने वाला है, पहला चैप्टर है, और अगर इसमें डेप्थ इनसाइट तुम्हें नहीं पता तो काम नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, वो पूरा का पूरा टॉपिक जो तुम्हें लास्ट टाइम कई घंटों में पढ़ाया था, आज वो 20 से 25 मिनट में पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ एक भी स्लाइड स्किप नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं है, बस थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कम रहेंगे, लेकिन मार्क्स लाने के लिए इनफ है, मार्क्स पूरे आ जाएंगे। बस एक काम करते रहना साथ साथ कि लिखते रहना बेटे, जो चीज बताओ कि इसको लिख लो, उसको लिख लेना कॉपी में, और अगर लिख नहीं सकते तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, समझ आ जाएगा। बट एग्जाम टाइम में जब लिखने जाओगे और आप लोगों ने उसको बस सुना है बिना एग्जाम्पल्स के, फटाफट जल्दी जल्दी में, तो हो सकता है वहां जाके ऐसा लगे पढ़ लिया था, आ गया था, वहां पे जाके स्किप हो जाता है, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलूंगा कि हाँ 20 से 25 मिनट में कि सारे के सारे बच्चे कैच कर लेंगे, 99% बच्चे कैच कर लेंगे। कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि वो इसको एक साथ अटेन ना कर पाए, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में है क्या क्या। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर अपने आसपास देखो तो देख रहे हो पंखे हैं, मोबाइल है, अगर ये सब चीजें ना होती तब क्या होता। और रिसोर्स है क्या, सबसे पहले ये समझो। तो बेटे रिसोर्स जो है वो कोई भी चीज जो हमारी लाइफ को क्या कर रही है, आरामदायक बना रही है, और हमारी नीड्स को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई अवर नीड एंड इट हैव सम वैल्यू। कोई भी चीज जिसके जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती, जरूरत को पूरा कर सकती है। अब इस जरूरत को पूरा करने में ना इंटरप्रिटेशन ज्यादा मत कर देना, ठीक है। जरूरत को पूरा करने का मतलब कोई चीज हो, कोई भी चीज, और वो तुम्हारे किसी ना किसी काम आ रही हो। काम आने का मतलब वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए यूजफुल हो, तो वो क्या है, रिसोर्स है। अगर वो तुम्हारे बिल्कुल यूजफुल नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है। बेटे इसके लिए कुछ और भी हम लोगों ने क्या की है, डेफिनेशंस यूज करी है। एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज जो हमारे आसपास है, विच कैन सेटिस्फाई अवर नीड, जो हमारी नीड्स को प्रोवाइडेड करती है और कंप्लीट करती है, वहां पे एक चीज होनी चाहिए बेटा, क्या, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ है तो एक चीज दुनिया पे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, अमृत है ना, या पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, या फिर हमने बोला एक चीज है तो जिससे हम बाहुबली हो जाएंगे, लेकिन अगर वो हमको मिल नहीं रही या फिर उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे तो उसका क्या मतलब है, समझ रहे हो इस बात को। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, मतलब हमारे लेवल में हो। ऐसा ना हो भाई, अरे प्लेन जो है ना उससे बड़ी जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेटर रिसोर्स नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अपन उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, हम लोग उस पर पैसे दे सकते हैं, तो वो हमारे लिए बढ़िया है, अदरवाइज तो वो बेकार। बात समझ रहे हो। तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, तुम इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब बेटे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो, बट हमारा कल्चर उसको अलाउ नहीं करता। जैसे जो मीट खा लेते हैं, वो मीट बेटा हर चीज का खा लेते हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि हिंदू जो है वो मीट मुर्गे का खा रहा है, बकरे का खा रहा है, वो गाय का खा लेगा ना, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो इसको बहुत बड़ा पाप मानते हैं, लेकिन वैसे ही मुस्लिम्स में होता है, अधिकतर जानवरों का मीट खा लेते हैं अदर देन सुअर, पिक्का नहीं खाते वो मीट, जहां तक मैंने सुना है पिक्का वो मीट नहीं खाते। तो बेटे डिपेंडेंट होता है कि वो आप लोगों का कल्चर अलाउ करता है उसको या फिर नहीं करता। इसके बाद रिसोर्सेस अलग अलग बेसिस पे डिवाइड भी किए जाते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। सिलेबस में नहीं है, बस सुन लेना फटाफट, क्योंकि बोलते क्या है कि रिसोर्स का डिवीजन पूछा जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बस सुनते जाना। ऑरिजिन मतलब कहां से तैयार हुआ,
कहां से तैयार हुआ, मतलब उसका वो जन्म लिया है, पैदा हुआ है, या फिर ऑटोमेटिकली किसी ने बनाया है। अगर किसी ने बनाया तो अबायोटिक, अगर उसमें जान है, लिविंग है वो, तो वो बायोटिक। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें, वो खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जो चीज खत्म हो जाएगी वो नॉन रिन्यूएबल, मतलब वापस रिन्यू ना हो। जो चीज वापस आ जाए, जो चीज वापस आ जाए वो होती है बेटा रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब रिन्यू करी जा सके, वापस लाई जा सके। और जो वापस ना लाई जा सके वो नॉन रिन्यूएबल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप की बात करें, ये मेरी है या पड़ोसी की है, और इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। देखो ऐसा होता है ना, चलो खैर छोड़ो, अपनी बीवी होती है ना, ऐसा थोड़ी है वो कम्युनिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेटे जिसको पूरी कॉलोनी एक्सेस कर सकती है। अगर आपकी बीवी की बात करें, अभी तो है ही नहीं ना, चलो तुम्हारे दुखती रख पे हाथ नहीं रखते, बात कर रहे हैं चलो तुम्हारे फोन की, तो तुम्हारा फोन वो भी नहीं है पर्सनल, छोड़ो, दर्द में ही तुम जी रहे हो। तुम्हारी हम कॉपी पेन की बात करें तो वो तुम्हारे पर्सनल है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। अब ये मत कहना सर वो भी पर्सनल नहीं, दोस्त छीन के भाग जाते हैं, खैर होगा जरूर। बाकी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब आसपास के जितने लोग हैं वो सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी कम्युनिटी का कोई पार्क। और बेटे नेशनल की बात करें कि पूरा का पूरा नेशन उसको इस्तेमाल कर सकता है, जैसे हाईवे कर सकता है ना। और इंटरनेशनल की बात करें जैसे कि सी रूट्स, तो इसको हम किसके बेसिस पे रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। उसका ऑनर कौन है। अब कॉलोनी का पार्क है, उसका ऑनर कोई एक बंदा थोड़ी है, पूरी की पूरी कॉलोनी उस पर हक जमाती है, तो पूरी कॉलोनी का है वो। इसके बाद बेटे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो कितना डेवलप्ड है। तो एक होता है पोटेंशियल, जिसके अंदर क्षमता है और जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकता है। एक होता है स्टॉक, जिसको हम संभाल के रखते हैं कि आने वाले समय में इसका यूज करेंगे जब टेक्नोलॉजी हमारे पास उस लायक होगी जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास कंप्लीट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम निकाल सके, उसको किसमें रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। किसमें रखते हैं, स्टॉक में। बेटा ये बच्चे नहीं याद रख पाते तो ध्यान रखना। और रिजर्व्स क्या होते हैं, जिसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेस किया जा सकता है, मतलब अपने पास इतनी क्षमता है कि हाँ भाई उसका यूज कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे। क्यों, हमको लगता है आने वाले टाइम में उस चीज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जैसे पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, अभी धीरे धीरे कम कर रहे हैं उसको, कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सब मेथड्स ना रहे जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं, और पानी हो सकता है खराब हो जाए, तो इस वजह से हम लोग रिजर्व में रख रहे हैं उसको। बात समझ रहे हो, पेट्रोल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे गाड़ियां चला रहे हैं। देखा तुमने इस चीज को, ट्रेनें भी इलेक्ट्रिसिटी पे। क्यों, क्योंकि बेटे हम क्या सोच रहे हैं कि पेट्रोल को रिजर्व करो, आने वाले समय में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और काफी सारी मशीन ऐसी हैं जो सिर्फ पेट्रोल पे चलती है और किसी और चीज से नहीं चल सकती। बात समझ आ गई। अब सुनो बेटा, रिसोर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे किसी ने बोला था, इट कैन सेटिस्फाई अवर नीड बट कैन नॉट सेटिस्फाई अवर ग्रीड। गांधी जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, और ये कई बार एग्जाम में भी सुनने को मिलता है। क्या, इट कैन सेटिस्फाई अवर नीड, मतलब ये हमारी जरूरत तो पूरी कर सकता है, बट ये हमारी भूख पूरी नहीं कर सकता। जैसे अगर इस टॉपिक को भी लड़के सुन रहे हैं, ठीक है, तो लड़कों से मैं बात करूंगा पहले, फिर लड़कियों से, ठीक है। हमारी कन्याओं से, देवियों से बात करता हूँ, पहले लड़कों से बात करता हूँ। तो जैसे लड़कों की बात करूं, एक गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, लड़कों को कार का बहुत शौक होता है। या फिर पैसे की बात करूं, तो 99% लड़के जब वो सर्टेन एज पे पहुंचते हैं 9th-10th के बाद, तब वो कहते हैं यार ऐसा है ना, पैसा चाहिए और बहुत चाहिए, है ना, कार्स चाहिए, बढ़िया बढ़िया सारी चाहिए, फॉर्चुनर भी चाहिए उन्हें, डिफेंडर भी चाहिए, सारी चाहिए, है ना, हमर भी चाहिए, जी वैगन भी चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी नीड जो है, अगर नीड की बात करें तो अल्टो से ही काम चल जाता, जाना है ना कहीं, अल्टो से भी काम चल जाता। लेकिन अगर ग्रीड की बात करें, भूख की बात करें, क्या चाहिए, अरे सब कुछ चाहिए, और सब कुछ के बाद भी सब कुछ और भी चाहिए जो बचा हुआ है। समझ रहे हो इस बात को। और लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के पास जैसे मेकअप का सामान, सबकी बात नहीं कर रहा, कई तो ऐसे बोलेंगे सर हमने तो कभी मेकअप लगाया नहीं, है ना, हम तो बस आटा लगा के काम चला लेते हैं। नहीं, नहीं लगाते, अच्छा ठीक है। तो कई लड़कियां नहीं लगाती हैं, लेकिन कई लड़के जो हैं बेटा, उनकी बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनको काफी चीजों की भूख बढ़िया रहती है। लड़कियों में भी रहता है कई चीजों की ग्रीड, ये चीज अपन को चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ग्रीड अच्छी खासी रहती है, लेकिन ग्रीड की कभी पूर्ति नहीं हो सकती।
आज जो चीज तुम्हें मिल गई, तुम क्या कहोगे कल और मिल जाए, परसों और मिल जाए। तो बेटा नीड तो सेटिस्फाइड हो सकती थी, जरूरत तो पूरी हो सकती थी, ग्रीड पूरी कभी नहीं हो सकती। और यही रिसोर्स के साथ है। रिसोर्स को क्या है, लोगों ने पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, लकड़ी को काटना शुरू किया। क्यों? घर बनाएंगे, घर बना लिए। अब क्या हो गया, धीरे धीरे बन गया पुष्पा भाव। कैसे पुष्पा भाव? बोल रहे अब हम लकड़ी बेचेंगे, तो वो लकड़ी बेच रहे हैं। बेचने के नाम पे क्या किया उन्होंने, जंगल काटना शुरू किया। जानवरों से पहले उनको मार के उनकी दवाइयां बनती थी, और कई मरे हुए जानवरों से चीजें एक्सट्रैक्ट करके दवाइयां बना ली जाती थी। लोगों ने क्या किया, उन्हें बहुत बड़े लेवल पे मारना शुरू कर दिया, मास किलिंग जिसको बोलते हैं। और धीरे धीरे देखा कि धरती से शेरों का निपटारा कर दिया। बहुत सारे जानवर जो गायब कर दिए हमारे लोगों ने शौक में मारने में, और कई लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट की कोई लिमिट थोड़ी है, लिमिट है कोई, लिमिट कोई है ही नहीं। तो रिसोर्स धीरे धीरे क्या करते गए, बर्बाद करते गए। और बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसोर्स केवल रिच हैंड्स में होते हैं, अमीरों के हाथ में लग रहे हैं और गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहे। अब सुनो बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की चीज होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एक इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें हम लोग आने वाली जनरेशन के साथ, या फिर बोले कि हम लोग फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को संभाल के रखते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ आई नहीं आई? एक ऐसी कंडीशन जिसमें आने वाली जनरेशन के लिए अपन लोग रिसोर्स संभाल के रखें, उसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको ध्यान से लिख लो, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरमेंट को हार्म ना करें। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, शुड नॉट कंप्रोमाइज, वो कंप्रोमाइज ना करे क्या, द नीड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशन की नीड को कंप्रोमाइज ना करे। ऐसे नहीं, ऐसा यार पेड़ काटने चल रहे हैं, कितने काटेंगे, अरे सभी काट देंगे, फिर आने वाली जनरेशन का क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। हो सकता हमारे पास ही कुछ ना बचे, हो सकता है ना। तो बेटे हम लोगों को क्या करना है, चीजों को खत्म करना है, बट इस लेवल पे करना है कि भाई आने वाली जनरेशन बर्बाद ना हो जाए। अब सुनो, इस चीज को बेटा और आगे बढ़ाने के लिए एक रियो डी जेनरियो अर्थ समिट हुआ था। रियो डी जेनरियो अर्थ समिट क्यों बोला गया, क्योंकि ये रियो डी जेनरियो में हुआ था, और ये अर्थ समिट 1992 कहलाया गया। और ये दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, मैं ये मत बोलना सर एलियंस ने किया होगा, मैं अपनी धरती की बात कर रहा हूं। तो धरती पे क्या था बेटे, ये फर्स्ट अर्थ समिट था। कब? 1992 में हुआ था, और इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था। और उनका क्या मेन मोटिव था, उनका मेन मोटिव था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एनवायरमेंट को बचाओ और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, जिसमें सभी का प्रॉफिट रहे, किसी के साथ भी जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ऐसा ना हो कि रिसोर्स ये वाला इंसान पूरी तरह से यूज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है क्योंकि ये अमीर है, लेकिन ये गरीब है तो इसको रिसोर्सेस ना मिले, ऐसा ना हो। और जो भी बीमारियां ग्लोबल लेवल पे फैली हुई है, मतलब बड़े लेवल पे फैली हुई है, उनको कम किया जाए। और क्लाइमेट के साथ भी, क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ भी डील करें। बेटा एक चीज और याद रखना जो ज्यादा पूछी जा सकती है, कि एजेंडा 21 था, उसने हेल्प करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। उसने कैसे हेल्प करी थी, क्योंकि बेटा इस टाइम पे क्या हुआ था, एजेंडा 21 जो है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो है गांव से, जो गांव में लोग हैं ना, उनके साथ मिलके इस समिट को चलाए। कैसे? जैसे ऐसा है ना, मैंने तुमसे बोला बेटा अपन लोग चैनल को पुश करेंगे, चलो चैनल की बात कर लेते, सर के प्रॉफिट की बात है ना, नहीं ऐसी बात कर रहे हैं, मान लो चैनल को पुश करेंगे, तो चैनल को पुश करने की बात करूं और मैं अपने दोस्तों को भेज दूं कि भाई ऐसा है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब वो कर लेगा, लेकिन क्या उसको वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। क्यों? तो उसको जरूरत ही नहीं। तो अगर ये रियो डी जेनरियो जो है अमीरों के हाथ में दे दिया जाता कि भाई ये चलाना है अर्थ समिट, वो क्या करते, ठीक है भाई चलाना है, 10 जगह जाके भाषण देते, लेकिन अगर गरीबों ने उसको नहीं मानना है, या फिर अगर वो उसको नहीं सुनते, उनसे मतलब ही ना रखा जाता, जो एक्चुअल में रिसोर्सेस के हकदार है और जो ज्यादा उसकी वैल्यू करते हैं। जैसे शहर का आदमी जो है ना, मैं बोलूंगा प्योर शहर वाला आदमी, जैसे कोई बच्चा अगर मुंबई और दिल्ली से पढ़ रहा है तो इसको रिलेट करेगा कि बहुत ज्यादा वहां पे लोग जो है एनवायरमेंटल की, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, अपनी दुनिया में मस्त है,
ज्यादा से ज्यादा छत पे गार्डन लगा लिया, 50 पेड़ लगा लिए छोटे छोटे, बोलते हैं हाँ हम लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं ग्रीनरी पे, है ना, लेकिन नीचे जाते जाते उनको पता लगता है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, बिल्कुल झंडू हो गया, खत्म हो गया है। तो बड़े बड़े शहरों में लोगों को सच में कोई मतलब नहीं, लेकिन जहां हम गांव की बात करते हैं, अगर उनको इसके बारे में पता हो तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको एंजॉय कर पाएंगे, जैसे अच्छी हवा हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 निकाला, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, अपना एजेंडा बना ले कि भाई किस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन को बेटर किया जा सकता है। समझ रहे हो, ऊपर लिखा था, वो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से लिखा था। तो अभी तो नहीं बात करेंगे उसकी, एग्जाम्स की बात कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे एक चीज आई थी, कहां पे साइन हुआ था, यूएनसीईडी में, कहां पे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है एनडीए में। ठीक है, अब सुनना बेटे आगे की बात। हम लोग बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसी होती है, तो सबसे पहले देखना रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में है क्या और है कहां पे, फिर अपने पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर सेटअप करना, प्लानिंग सेटअप करना कि भाई कैसे इससे आउटपुट निकालेंगे, और उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को मैच करना। मतलब एक बार क्या किया, प्लान बनाया, दूसरी बार क्या किया बेटे, उसको मैच किया, किससे, अपनी प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी से, और उससे जो रिसोर्स से तुम्हें आउटपुट निकालना है। पहले प्लानिंग बनाना और उसके बाद मैच करना, आइडेंटिफाई, प्लानिंग और उसके बाद मैच। समझ गए, आइडेंटिफाई, प्लानिंग और मैच, समझ गए। अब सुनो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को बचाओ। कैसे बचाओ बेटे, एक सबसे पहली चीज तो इरेशनल कंजप्शन को बचाओ। इरेशनल कंजप्शन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये चीज गलत है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहे। ऐसा ना हो किसी के पास बहुत ज्यादा एक्सेस और किसी के पास बिल्कुल एक्सेस नहीं। इसका कुछ कारण बेटा ज्योग्राफिकल भी है, जैसे यूपी के लोगों को या फिर बोलूं उत्तराखंड के लोगों को इतना पानी मिलता है कि वो दोपहर में या मॉर्निंग में ऐसे करके पाइप लगा लेते हैं और ऐसे उड़ा रहे होते हैं। मैं खुद यूपी से हूं, देखो, ठीक है, तो ऐसे करके पानी ले रहे होते हैं, ऐसे उड़ा रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे इलाकों की, जैसे बेंगलोर में कुछ पार्ट्स है ना, और हमारी बात करें अगर राजस्थान के कुछ पार्ट्स की, सबकी नहीं, कुछ पार्ट्स की, जहां पे पानी की बड़ी किल्लत है, तो वो बेचारे पानी सही से ले भी नहीं पा रहे, पीने के लिए ढंग से पानी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो गई है, उसके बाद भी बेटे पानी की सप्लाई महंगी है वहां पे। लेकिन यूपी की बात करें तो पानी की सप्लाई फ्री है, कनेक्शन करवा लो, साल में एक बार मिल जाता है, खत्म। इस्तेमाल कैसे हो रहा है पता लगा, लोगों की छतें भरी हुई है, पानी आ रहा है लगातार, सप्लाई हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, कोई स्टॉपेज नहीं है। दोपहर में खड़े हो गए ऐसे करके, ठंडा रहेगा, है ना, एसी नहीं चला रहे, ठंडा रहेगा। अरे ठीक है, एसी नहीं चला रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं कि पानी को बर्बाद करो, और वो पानी जा कहां रहा है, नाले में। तो ये चीज गलत है, और इरेशनल कंजप्शन बहुत ज्यादा है। गांधी जी ने कहा था क्या, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये वाली लाइन कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। अब सुनना बेटे, हमारा लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें कि धरती का यूज कैसे हो रहा है। खैर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ इससे पूछा ही जाएगा, लेकिन फिर भी सुन लो। लैंड यूटिलाइजेशन बेटे याद रखना कि जमीन का इस्तेमाल कहां कहां पे। सबसे पहले बात करें फॉरेस्ट एरिया, कई जो जमीन का पार्ट है, अच्छा खासा पार्ट फॉरेस्ट एरिया में है, लेकिन कहने को फॉरेस्ट एरिया में कई पार्ट ऐसा जो फॉरेस्ट एरिया में तो है, बट एक्चुअल उसमें सही से प्लांट्स नहीं है। फिर उसके बात करें बेटा लैंड जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, क्यों, क्योंकि बेटा कुछ लैंड ऐसी हो गई जो जिसपे लोगों ने घर बना लिए, है ना। अब पहाड़ों पे भी लोगों ने घर बना लिए, जंगलों में लोगों ने घर बना लिए, तो वहां पे बेटा कल्टीवेशन तो नहीं हो सकती। या फिर बोले बैरन और वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब यार ऐसा हो गया कि जमीन बंजर हो गई, बैरन मतलब बंजर हो गई, अब उसके हालात ही नहीं बचे कि उससे काम निकाल पाए, तो बैरन लैंड। ठीक है, अब सुनना बेटे आगे कि हमारा जो लैंड जो है कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में डाल देना, कि हाँ अभी हम जो है उससे खेती नहीं करेंगे, फार्म लैंड तैयार कर दिया उस पर। फार्म लैंड मतलब ऐसा किया ना कि उस पर डेयरी स्टार्ट कर दी, अब डेयरी स्टार्ट कर दी तो उससे कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसके बाद बेटे
कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स भी रहती हैं, जैसे कि फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मतलब ऐसी लैंड्स जिनको जमीन खाली छोड़ रखी है कि यार अभी हम लोग इस पे खेती नहीं करेंगे। जैसे 4 साल तक अगर लगातार किसी खेत पे खेती करते रहो तो उसके जो रिसोर्स है ना डिप्लीट हो जाते हैं। मैं अगर तुम्हें सेम टॉपिक बेटा 3 घंटे पढ़ाता रहूं तो तुम क्या करोगे, सर प्लीज थोड़ा सा रेस्ट दे दो, है ना, बहुत समय हो गया, अब इतनी देर नहीं सर, थोड़ी देर में क्या घूम के आ जाओ क्या। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटे 5 मिनट का टॉपिक और बचा है, तो तुम क्या कहते हो, ठीक है सर जोर लगा दूंगा। तो ऐसे ही क्या होता है खेती में, जब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, लगातार हम 4-5 साल तक उसको रगड़ते रहते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, जमीन को 6 महीने या 1 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिसको किसमें काउंट करते हैं, फैलो लैंड में। किसमें, फैलो लैंड में। अब सुनना बेटे, नेट शोन एरिया क्या होता है, पूरी साल में कितनी बार उसको सोन किया गया, मतलब उसमें बीज बोया गया, प्लस नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया मतलब बेटे जो उस पे कंप्लीटली आपने बीज बोया है उसको मिला के जो हमारा एरिया होता है उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तुम्हारी लगभग चीजें खत्म हो गई, अब लास्ट का है तो ध्यान से सुनना। कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जमीन के खराब होने के पीछे कारण क्या है, तो सबसे मेन कारण क्या है बेटे, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बोले तो जंगलों का कटना, जंगलों का कटना। जंगल काटे जा रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बेटे जमीनें बहुत खराब हो रही हैं। दूसरी चीज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, चरना। अरे चरना वो वाला नहीं जो तुम अपने दोस्त को बोलते हो चर ले, वो वाला चरना नहीं, ये जानवरों का चरना है। वो क्या करते हैं बेटे, कई बार घास खाते हैं और ज्यादा हार्श कंडीशन हो जाए कि खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, तो उसकी जड़ें भी निकाल लेते हैं। और जब जड़ें निकाल लेते हैं तो वहां की जो जमीन है, जिसने क्या किया था, जो होल्ड थी बाय द रूट्स ऑफ द ग्रास, जो हमारी ग्रास है, घास है, उसकी रूट से होल्ड थी, वो क्या हो जाती, खराब हो जाती। तो ओवर ग्रेजिंग भी बेकार है, समझ रहे हो। ये दोस्त को मत बोल देना वो चर मत जाता, ओवर ग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन, समझ रहे हो इस बात को बेटे। अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं कि हद से ज्यादा आप लोग उस पर क्या करो, यूरिया वगैरह डाल दो या फिर बोले फर्टिलाइजर्स ज्यादा इस्तेमाल करना, इसको क्या बोलेंगे, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर नीड्स के साथ ध्यान रखे। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो आने वाली जनरेशन को ध्यान ना रखे, वो यार निकालो खेती से जितना निकाल सकते हो, तो कोई फैलो लैंड नहीं छोड़नी, लगातार फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। पंजाब में ये बहुत हो रहा है, हम उसको एक बेस्ट इलाका मानते हैं ना फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस, बट स्टिल बेटे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है वहां पे। अब बेटे सुनना आगे, सॉइल इरोजन, जमीन की जो धूल है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना। पहली चीज तो ये होगा तभी जब लैंड डिग्रेडेशन हो चुका होगा, लेकिन जैसे धूल उड़ के दूसरी जगह जाएगी, तो बेटा मान लो यहां की जमीन खराब थी, धूल उड़ के ऐसी जगह पहुंच गई जहां पे जमीन ठीक है, लेकिन जहां पे जमीन ठीक है वहां पे ज्यादा रेत या फिर बोले धूल खराब वाली इकट्ठी हो गई, तो वहां की फसल भी खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो धूल है वो ना ही पानी रोकती है, ध्यान से सुनना इस बात को, ना ही पानी रोकती है, ना ही सॉइल में रूट्स को रोक पाएगी, ना ही उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए। तो क्या होता है बेटा, सॉइल इरोजन की वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद पॉल्यूशन एक बहुत मेजर चीज है जो लैंड डिग्रेडेशन में रोल प्ले करती है। अब सुनना बेटे, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को बचा कैसे सकते हैं। सबसे पहली चीज तो डिफॉरेस्टेशन था कि फॉरेस्ट कट रहे, अरे तो भाई फॉरेस्ट लगाओ, है ना। और बेटे ग्रेजिंग का क्या करो, प्रॉपर मैनेजमेंट रखो कि हाँ भाई इससे ज्यादा नहीं चरने देना, वरना तो सब ये खत्म कर देंगे, है ना, सारा ही साफ कर देंगे। इसके बाद वेस्टलैंड जो है बेटा, जो जमीन खराब है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। ये क्या था, ये तो सर ने बात ही नहीं करी। माइनिंग एक्टिविटीज मतलब जहां पे खुदाई वगैरह हो रही है रिसोर्स को निकालने के लिए, कोल, पेट्रोलियम, अलग अलग चीजें, उन जगहों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए कि भाई वहां पे जो गंदगी है, धूल है और वहां का जो पॉल्यूशन है बोर्ड के दूसरी जगह ना जाए। पहली चीज तो जहां माइनिंग होगी वहां की जमीन तो यूजलेस है, बहुत सालों तक वहां पे कोई काम नहीं हो सकता। इसके बाद सुनना, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एक बात सुनना, अगर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है बेटा उसका प्रॉपर डिस्चार्ज ना हो तो समझ लो कि हम लोग वहां से कभी भी आउटपुट नहीं निकाल सकते। जहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी उसके आसपास का
फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। अब बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, कई जगहों पे हमने देखा कि फॉरेस्ट के बीच में फैक्ट्रीज लगी हुई है। हाँ बेटा लगी है, और नहीं देखा तुमने तो कोई बात नहीं, बट कई जगहों पे लगी हैं, लेकिन उन्होंने आसपास का एरिया, अगर उसके कुछ मीटर तक तुम देखोगे तो उन्होंने एरिया बर्बाद कर दिया। और उनका पानी कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि अंधाधुंध छोड़ रहे हैं। हर फैक्ट्री नहीं, बहुत सी फैक्ट्री, 90% फैक्ट्रीज अंधाधुंध पानी छोड़ रहे हैं, पास वाली नदी में छोड़ दिया, नदी बिल्कुल बर्बाद कर दी। तो ये चीजें हो रही जिस वजह से जमीन बहुत खराब हो रही है। इसके बाद बेटे हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद ही उसको सेट किया जाए। समझ रहे हो? अब बेटे आगे सुनना जमीन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल का क्लासिफिकेशन मतलब, अरे जमीन का यार क्लासिफिकेशन। अब जमीन का क्लासिफिकेशन, अरे कई जगह देखा होगा तुमने मिट्टी काली होती है, कई जगह मिट्टी हमारी थोड़ी भूरी भूरी होती है, कई जगह रेड सॉइल होती है, मतलब लाल लाल सी दिखती है। इसके पीछे कारण क्या है बेटे? सबसे पहली चीज तो सॉइल फॉर्म कैसी हुई, बनी कैसे थी, और बनना किस किस चीज पे डिपेंड होता है। पहली चीज तो पेरेंट मटेरियल, मतलब कहां से वो बनना शुरू हुई। दूसरी चीज क्लाइमेट वहां का कैसा है, अगर क्लाइमेट अच्छा है तो बहुत अच्छा जो है सॉइल बनेगी, अगर बहुत अच्छा क्लाइमेट नहीं है वहां का तो सॉइल बेकार रहेगी। वहां पे ऑर्गेनिज्म कैसे, ऑर्गेनिज्म मतलब बेटे ऐसा है ना, जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा टेप बॉम्ब हो गया है ना, सॉरी टेप बॉम्ब नहीं, अर्थवॉर्म हो गया, टेप बॉम्ब तो पेट में होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अर्थवॉर्म हो गया, जमीन में प्रेजेंट है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जमीन में प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। वहां का टोपोग्राफी भी बताता है कि भाई वो कितना पहाड़ के ऊपर है, नीचे है। समझ रहे हो इस बात को? बेटे कौन से एरिया में है, इस चीज पे बहुत डिपेंडेंट होता है, और सॉइल कितनी पुरानी है ये बहुत मैटर करता है। सबसे बेस्ट सॉइल एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और पाई कहां जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। क्या याद रखोगे? नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। नॉर्दर्न मतलब इंडिया का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, और बिल्कुल नॉर्थ नहीं, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा नीचे साइड में, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। ये क्यों बेटा बहुत बेस्ट मानी जाती है? क्योंकि इसमें रिवर्स की सप्लाई, मतलब पानी अच्छा है। पानी क्यों अच्छा है? क्योंकि बेटे 3 रिवर्स जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स का पानी जहां से निकल रहा है वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। मैं ये नहीं कहता तुमसे नीचे वाला सारा का सारा याद करो, इधर से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब सुनो बेटा, एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है, एक भंगर और एक हमारी खादर, ठीक है, भंगर और खादर। भंगर का याद रखना बेटा, ये पुरानी सॉइल, और खादर नई सॉइल। भंगर भंगार वाली है ना, भंगार वाला आता है ना, लोहा टीन प्लास्टिक, वही भंगार वाला। तो लोहा टीन प्लास्टिक वाला कब आता है? जब आपके लोहा टीन प्लास्टिक खराब है, वो उसको लेके जाएगा, ऐसा नहीं ओए अपना फोन दे दो, है ना, बेकार हो गया ये, ऐसे थोड़ी करेगा। तो भंगर भंगार ऐसे याद रखना, जो पुरानी वाली सॉइल। खादर जो नई वाली सॉइल है। तो नई वाली सॉइल क्या होगी? बढ़िया होगी, वेरी फर्टाइल। भंगर बेकार वाली वो क्या होगी? लेस फर्टाइल होगी। बेटा ये रिवर के दूर पाई जाती है, रिवर से दूर होगी, मतलब द सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर। और जब अच्छी है तो रिवर के ज्यादा पास होगी, ठीक है बेटे। 3 पॉइंट मेनली याद रखने, आपको काम तुम्हारा हो जाएगा। अब आगे की सुनो। एलुवियल सॉइल में कुछ पोर्शंस पाए जाते हैं जैसे कि पोटास, फास्फोरस एसिड और लाइम, जो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। पोटास, फास्फोरस और लाइम, ठीक है। तो एलुवियल में याद रखना पीपीएल, ठीक है, पीपीएल, ठीक है। और इसको पपला भी याद रख सकते हो, पपला, ठीक है, पपला। पपला मतलब पोटास, फास्फोरस, लाइम, किसमें? एलुवियल सॉइल में। समझ रहे हो इस बात को? तो बेटे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। तो ब्लैक सॉइल के बारे में बात करें तो होती क्या? काली सॉइल। इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक क्वार्टन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टन की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं। याद हो जाएगा तो सुनते जाओ फटाफट, ऐसे वाला नहीं कि आपने पढ़ना है सुनना है भूल जाओगे, नहीं, ये याद हो जाएगा। सबसे पहली चीज रहता क्या है बेटे? प्लेट्यू रीजन में रहता। प्लेट्यू रीजन कौन सा है बेटे? जो हमारा इंडिया के पोर्शन की बात करें, जो हमारा बेटे कहां पे आ रहा है? मिडल पोस्ट रीजन है, मिडल मोस्ट रीजन है, वहां पे आ रहा है मिडल मोस्ट रीजन। तो तुम प्लेट्यू रीजन याद रख लो। क्या रख लो? प्लेट्यू रीजन याद रख लो। और इसमें कौन कौन सा आ रहा है? देखो ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब पार्ट्स ऑफ
राजस्थान, इसके बाद ऊपर की तरफ है ना, इस वजह से बोला राजस्थान, ये वाला पोर्शन। कुछ पार्ट गुजरात का भी इसमें काउंट होता है और कुछ पार्ट बेटे हमारा तमिलनाडु और हम लोग बोले तेलंगाना का भी कवर हो रहा है ये वाली साइड में। समझ रहे हो इस बात को? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब सुनो बेटा, दूसरे टाइप की सॉइल। सबसे पहले तो ये समझना, ब्लैक सॉइल में भी कुछ चीजें होती है। क्या होती है भाई? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ठीक है। अब बेटे इसमें तो कम पूछा गया, लेकिन एलुवियल सॉइल में ज्यादा पूछा गया है, इसलिए इसको आप ना रटो तब भी चल जाएगा। ब्लैक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है, सॉइल की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होती है, मतलब पानी को रोकने की क्षमता बहुत होती है, जिस वजह से वो सॉइल जो है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए बेस्ट मानी जाती है। समझ रहे हो इस बात को? अब सुनो, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी की बात करें बेटा, तो ये लाल और पीली है क्यों? क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बनी है। किससे बनी है? इग्नियस रॉक से। और जहां पे ये होती है लाल पीली, समझ जाना राजस्थान वाली, जहां पे बेटा लो रेनफॉल हो। और बेटे लो रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉइल है उसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, मतलब उसमें नमी बहुत कम होगी। कहां पे पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा, इतना ही याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। लेटराइट सॉइल, वर्ड मीनिंग, सॉरी, वन वर्ड में पूछा जा सकता है लेटराइट का मीनिंग क्या होता है। तो लेटर का मतलब होता है ब्रिक, जो ईंटों से टूट टूट के बनी है और ये ईंटों को बनाने में ही काम आती है। इसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं हम लोग। लेटर का मतलब ही क्या होता है? ब्रिक होता है। क्या होता है? ब्रिक होता है। और ये वाला पाया कहा जाता है बेटे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। जनरली पुअर इन ह्यूमस, बेकार होती है। समझ रहे हो? अब सुनो, एरिड सॉइल, जिसको हम लोग उसरा सॉइल भी बोलते हैं बेटा। ये उसरा सॉइल तुमको नहीं याद करना, सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्स में पूछा गया है, जो कॉम्पिटिटिव है। सिंपल तुम्हारा 10th में नहीं पूछा गया बेटा। बनती कैसे? ऐसी सॉइल जो सेमी एरिड क्लाइमेट्स में होती है, मतलब जहां पे बेटा वाटर डिफिशियंसी कम हो और ह्यूमस बहुत ज्यादा लो हो। ह्यूमस बहुत ज्यादा लो हो, इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत बेकार होता है। तो यहां पे जहां पे ये एरिड सॉइल होगी वहां पे ग्राउंड वाटर भी नहीं पाया जाएगा, मतलब बहुत रेयर। पहली बात तो बारिश ही नहीं होती है। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल, जो वन ऑफ द बेस्ट सॉइल बताई गई है। और बेटे दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान से सुनना, एक ऐसी यूनिक टाइप ऑफ सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बेटे इसकी केमिकल फर्टिलिटी फिलहाल में बहुत हाई नहीं है, लेकिन बेस्ट सॉइल मानी गई है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। लास्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है? अरे वही मिट्टी का उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, सॉइल इरोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटे? एक्सेलरेटेड प्रोसेस वेयर सॉइल इज डिटैच्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। या फिर हम लोग क्या बोले? इट इज द प्रोसेस इन विच सॉइल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर अपर लेयर ऑफ द सॉइल मूव्स विद द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूव्स विद द विंड क्यों बोला? क्योंकि कुछ ऐसा होता है बेटे जो वाटर के साथ भी जाता है, जो वाटर के साथ भी जाता है। सॉइल इरोजन के कारण क्या है बेटे? वही जो लैंड डिग्रेडेशन के कारण है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसको कैसे बचाया जा सकता है बेटे? वही एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग को मैनेज करो, माइनिंग को रोको, वही सारे के सारे जो लैंड डिग्रेडेशन में पड़े। अब बेटा बिल्कुल आप लास्ट में हो, बिल्कुल लास्ट में, मतलब गली इरोजन और सीट इरोजन लास्ट टॉपिक है। सॉइल इरोजन कई बार पूछा जा चुका है। तो बेटे गली इरोजन क्या होता है? जब रनिंग वाटर, मतलब पानी जो है, तुमने देखा हो कई बार रोड जो ना टेढ़े टेढ़े से है, मतलब ढलान वाले, तो उसमें लाइनें सी बन जाती हैं। लाइनें बनती नहीं देखी? कई बार लाइनें बन जाती, पानी जहां से लगातार कट के जाता रहता है। देखो जो छोटा सा नाला बन गया है ना, वो जो छोटा सा नाला बन गया उसके पीछे क्या कारण है बेटे? गली इरोजन। तो गली इरोजन कब बनता है? जब लगातार पानी फ्लो करता रहता है, तो बेटे गली इरोजन होता है। सीट इरोजन क्या होता है? ऊपर वाली पूरी की पूरी लेयर निकल जाना, मतलब जो बेटे सॉइल है वो क्या हो जाए? पूरी की पूरी साफ हो जाए। कभी कभी होता है पानी बरसता है और आप देखते हो जो सरफेस है वो पूरा प्लेन टाइप का हो गया, कहते हैं अरे धूल कहां गई ऊपर वाली? वो धूल जो है रपक के दूसरी तरफ चली गई। कैसे हो गया? ढलान पे बारिश ज्यादा हुई तो ऊपर वाली लेयर पूरी पूरी सरक के दूसरी तरफ चली गई। इसको क्या बोलते हैं?
सीट इरोजन। क्या बोलते हैं बेटा? सीट इरोजन। इसको रोका कैसे जा सकता है? अगर आप बढ़िया से प्लोइंग करें, खेती ठीक करें, मतलब अगर आपने लाइनिंग बना रखी होती तो बेटा धूल उड़ के कहीं और जाती नहीं जाती, है ना? क्या वो कहीं और चली जाती अगर आपने बाउंड्री करवा दी होती? नहीं। तो बेटे बढ़िया से अगर प्लोइंग कराई जाए तो इस चीज को रोका जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब बीच बीच में अगर प्लांट्स लगा दो तो ये चीज रुक जाती है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो क्या करती है? सॉइल को रोक लेती है। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स बनाना, मतलब प्लांट्स को लगाना लाइन वाइज, एक बार लगा दिए फिर दोबारा थोड़ी दूर पे, फिर दोबारा थोड़ी दूर पे, शेल्टर बेल्ट्स बनाना। और बेटे बढ़िया फार्मिंग, काउंटर फार्मिंग को जो है शो करना। अब एक बात सुनो बेटे, जितने याद रह जाए वो लिख के तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन अगर आपको सॉइल वाला पोर्शन भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बार उसको दोबारा सुनना। बाकी नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत कुछ लिखना है तुम्हें, एक बार दोबारा सुन लेना सुबह मॉर्निंग में 2x पे लगा के या 1.5 पे, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी टेंशन मत लेना, देख ज्योग्राफी है यही सबसे टफ है पूरी एसएसटी में। हिस्ट्री तो कहानी सुनते सुनते, बात करते करते, और जो राजा रहे हैं उनके बारे में मजाक करते करते, या फिर ज्यादा सीरियसनेस में ले जाके वो हमें याद हो जाते हैं, तो वो तो रट जाएंगे, उनमें टेंशन नहीं, मस्त रहो एकदम, हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी बात है ज्योग्राफी की, उसमें बेटा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, कुछ पार्ट्स रटने वाले हैं। इस चैप्टर में कुछ खास ऐसा है नहीं, तो पता ही लग गया होगा फिलहाल में। समझ आया? सही है, लगे रहो, बाकी टेंशन मत लेना, मस्त है, हो जाएगा। खुश रहना, बढ़िया से पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, हो जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।